हेलो फ्रेंड्स। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज हम प्रश्नावली 13.2 डिस्कस करेंगे। इसके प्रीवियस मैंने 13.1 को मैंने कंप्लीट करवा दिया था उन दोनों वीडियो के माध्यम से। आप उसको चाहे तो पहले जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो 13.2 डिस्कस करने से पहले उसके लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं, जैसे आवश्यक फार्मूला है, उन सबको हम देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आपको मैं फार्मूला थोड़ा सा बता देता हूँ। उसके पहले एक बात, थोड़ा सा छोटी छोटी चीज़ें आपको बता देता हूँ। चलो, इस चैप्टर में बच्चों मुख्यतः हम बेलन पढ़ने वाले हैं। बेलन के बारे में ध्यान समझना बच्चों, एक मिनट। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? बेलन। और सबसे पहले समझते हैं बेलन बनता कैसे बच्चों। बच्चों यहाँ पे आप लोग देख रहे होगे, आपके सामने ये वाली आकृति जो है, ये एक वृत्त की आकृति है। इसकी आकृति है बच्चों वृत्त की, है ना। देखो, ये भी देखो, ये वृत्त का समझ लो, एक वृत्त है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, या ये भी है। कहने का मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक वृत्त रखे हैं, है ना। कहने का मतलब बच्चों कि जैसे ही वृत्त में ऊंचाई आ जाती है, ध्यान समझना बच्चों, यदि किसी वृत्त में ऊंचाई आ जाए, वृत्त में ऊंचाई, ये समझने के लिए है। वैसे जैसे ही बच्चों वृत्त में ऊंचाई आ जाता है, तो हमको जो आकृति प्राप्त होगी वह होगी बच्चों बेलन की, ठीक है ना। तो आपसे कोई अगर पूछता है कि बेलन होता क्या है, किससे बनता है, तो आपको बताना है कि बेलन का निर्माण जो होता है वह वृत्त से होता है। वृत्तों के एक सीक्वेंस को अगर हम सही रूप से सजाए ना बच्चों, तो वहां से, जैसे मैं आपको एक उदाहरण के लिए समझाता हूँ। जैसे बच्चों आप सबको पता है कि आप लोग ने चूड़ियां तो देखी होंगी, मम्मी की, बहन की, या फिर किसी न किसी की तो देखी होगी, दादी की। चूड़ियों चूड़ी देखो बच्चों, एक वृत्ताकार होता है, वृत्त एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर लगा देते हैं तो देखो बेलनाकार हो जाता है। तो आप लोग केवल एक बात याद रखो, वृत्त का जो निर्माण, बेलन का जो निर्माण होता है वह वृत्त से होता है, ठीक है। चलो, यदि बच्चों कोई ठोस चीज है, देखो बेलन या तो खोखला होगा या तो ऊपर से ढका होगा। यदि कोई ठोस चीज है बच्चों, तो ऊपर वाला पार्ट क्या होगा? ये वाला पार्ट होगा वृत्ताकार, ठीक है ना। और ये वाला नीचे वाला पार्ट क्या होगा? वृत्ताकार। क्यों? क्योंकि ये वृत्त से ही बना है। ऊपर वाला और नीचे वाला निकालूंगा तो वो भी क्या होगा बच्चों? वृत्ताकार होगा। इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं। चलो, थोड़ा सा अब आगे समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके सामने एक आयत दिया गया है जिसकी लंबाई एल दिया गया है और चौड़ाई क्या दिया गया है बच्चों? एच। अब आपको पता है कि अगर मुझे इस आयत का क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है बच्चों? क्षेत्रफल। तो आप सबको पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। अब बच्चों इस आयत को देखो, यहाँ पे ये वाला, इसको देखो ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा सा इसको फोल्ड किया गया है। इधर से इसको, इधर से इसको फोल्ड किया गया है। अच्छा बच्चों, आप कोई भी कागज के पन्ने को लो, उसको आप लोग फोल्ड करो थोड़ा सा, ऐसा। फोल्ड करने पे क्या वे बेलन का आकार का नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा यार बच्चों, आप लोग बनाओ जहां बैठे हो, इच्छा हो तो बेलन बनेगा ना। तो ये बताओ बच्चों, जैसे ही इसको बेलन बनाएंगे तो ये जो एच है, क्या एच में कोई परिवर्तन आएगा? तो आप कहोगे नहीं, एच तो सेम ही रहना है, ठीक है बच्चों। लेकिन बच्चों एक बात बताओ मुझे, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? मैं इसको थोड़ा सा पिछले पेज पे ले चलता हूँ, जल्दी समझना। ये वाला पार्ट क्या है? ध्यान समझो बच्चों, ये वाला पार्ट क्या है? ये पूरा वृत्त है। ये ये वाला भी क्या है बच्चों? पूरा वृत्त है। मैं आप समझना थोड़ा सा बच्चों, इसका जो ऊपरी पृष्ठ, ये ऊपर वाला पार्ट आएगा, है ना। देखो, वृत्त में होता है बच्चों वक्र, क्या कहते हैं, बेलन में होता है वक्र पृष्ठ, बेलन में, सॉरी, वृत्त में होता है परिधि। वृत्त में क्या होगा बच्चों? परिधि। इसका मतलब बच्चों ये पूरा पार्ट, इसकी इसी को फोल्ड के करने पर वृत्त बन रहा है ऊपरी वाला पार्ट। इसका मतलब ये लंबाई जो है वह वृत्त की परिधि के बराबर होगी। तो आप बोलोगे बिल्कुल होगी। तो इसका मतलब बच्चों, अब देखो, जितना क्षेत्रफल इस आयत का होगा उतना ही क्षेत्रफल इस बेलन का होगा। तो हमको पता है कि आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या हो जाएगा बच्चों? लंबाई गुणे चौड़ाई। अब बेलन का क्षेत्रफल क्या होगा? आप लोग मुझे बताओ बच्चों कि यहाँ पे देखो, ये तो परिधि हो गई 2 पाई आर। यदि मैं बेलन की परिधि में किससे गुणा कर देता हूँ? ऊंचाई से, मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों? बेलन का, सॉरी, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या मिलेगा बच्चों? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको पता है कि अभी ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, बस आप 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताओ, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? आप मुझे बताओ वृत्त का क्षेत्रफल। तो आप कहोगे सर वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, होता है। इधर देखो, ये भी बच्चों ऊपर वाला भी पार्ट वृत्ताकार है, नीचे वाला भी पार्ट वृत्ताकार है। वक्र पृष्ठ का मतलब होता है बच्चों, हमको ऊपर वाला नहीं लेना है और नीचे वाला नहीं लेना है, बगल बगल पूरा लेना है। और बच्चों कुल पृष्ठ में मुझे ऊपर वाला भी लेना पड़ेगा और नीचे वाला भी लेना पड़ेगा,
है ना। तो आपको पता है बच्चों कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब ई वाला पार्ट भी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। नीचे वाला भी पार्ट क्या होगा बच्चों, जो वृत्ताकार होगा, पाई आर स्क्वायर। यदि मुझे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो मुझे वक्र पृष्ठ में टू पाई, देखो पाई आर स्क्वायर ये, पाई आर स्क्वायर ये, टू पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा समझा देता हूँ। टू पाई आर एच ये वक्र पृष्ठ हो गया। इसमें बच्चों हम क्या जोड़ देते हैं, दोनों ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल प्लस निचले सिरे का क्षेत्रफल। यहाँ पे टू पाई आर कॉमन कर लेते हैं बच्चों। बचता क्या है, आर प्लस एच, और यही आपका कुल पृष्ठ होता है। आपको केवल याद रखना है बच्चों कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, टू पाई आर, आर प्लस एच। किसी को कोई दिक्कत नहीं, चलो वेरी गुड। चलते हैं हम सीधे चैप्टर पे। बच्चों चैप्टर में आपसे सामने सवाल, पहला पहला सवाल है कि ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन को का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। आपको जो जो दिया गया है पहले लिख लेता हूँ। ऊंचाई दिया गया है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया गया है। तो मैंने बच्चों लिख लिया, ऊंचाई h बराबर दिया गया है 14 सेंटीमीटर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 88 सेंटीमीटर। अब आप सबको पता है बच्चों कि बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है, टू पाई आर एच। अभी जस्ट बताया, ये फार्मूला बच्चों आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। आपको कुछ पता हो चाहे ना पता हो, चैप्टर में ये दोनों फार्मूले, एक तो आपको वक्र पृष्ठ पता होना चाहिए, आपको कुल पृष्ठ पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको कुछ ना समझ में आया तो आप फार्मूले भी याद कर सकते हो। चलो, अब हमको पता है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, टू पाई आर एच बराबर कितना पता है बच्चों हमको, 88। अब देखो टू पाई का मान होता है बच्चों 22/7। देखो बच्चों हमको यहाँ पे त्रिज्या आपसे कह रहा है कि बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए, तो व्यास त्रिज्या से ही निकलेगा। इसका मतलब त्रिज्या का मान निकालना है। एच का मान कितना दिया गया है, 14 बराबर बच्चों 88 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा सा कट करने का प्रयास करो। 7 का नम 7, 7 दूनी 14। आर का मान मतलब निकालोगे बच्चों 88। ये जो भी ऊपर है ये बटे में आ जाएगा, 2 × 22 × 2। काटो बच्चों, दो चौक आठ, दो चौक आठ, 22 × 44, 44 कट जाएगा, कितना जाएगा, एक। तो आर बराबर क्या गया बच्चों, 1 सेंटीमीटर। लेकिन बच्चों हमसे हमको आर, आपसे आर का मान नहीं पूछा, आपसे पूछ रहा है व्यास। तो व्यास डी बराबर होता है बच्चों 2r, ठीक है। व्यास डी बराबर होता है 2r। तो डी बराबर 2 × आर का मान क्या है बच्चों, 1, है ना। डी बराबर आ गया बच्चों 2 सेंटीमीटर। यही आप सवाल का आपका आंसर है, ठीक है। ये आपको सवाल नंबर 1 कंप्लीट हो गया। चलो चलते हैं सवाल नंबर 2 पे, देखते हैं क्या है। सवाल नंबर 2 है, धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले बच्चों आपको ऊंचाई दिया गया है और व्यास दिया गया है। जो आपको दिया गया है सबसे पहला काम करना है, आपको उसको लिख लेना है, ठीक है ना। तो चलो मैं इसको लिख लेता हूँ। चलो बच्चों, यहाँ पे दिया गया है धातु के टंकी का व्यास, धातु की टंकी की त्रिज्या पूछ रहा है आपसे। चलो ऊंचाई दिया गया है बच्चों 1 मीटर। अब यहाँ पे सबसे पहले हमको व्यास दिया गया तो हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। हमको पता है कि त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है, इसका मतलब 140/2। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 70 सेंटीमीटर। लेकिन बच्चों देखो मीटर ऊंचाई में दिया गया है ना। तो इसलिए मैं इस काम करता हूँ, जो 70 सेंटीमीटर है ना उसको मीटर में बदल लेता हूँ। तो आपको पता है बच्चों मीटर में बदलने के क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे, 70/100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, आ जाएगा 0.7 मीटर। ये समझना। इसका मतलब त्रिज्या, त्रिज्या हमको कितना पता है बच्चों, 0.7 मीटर। ऊंचाई कितना है, 1 मीटर। हमसे कह रहा है बच्चों कि इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। यहाँ पे बच्चों आप लोग समझना कि कब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे, कब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे। जो जो यहाँ पे समझना बच्चों, कह रहा है कि 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी है। यहाँ पे ही आपको समझना है, एक इंपॉर्टेंट लाइन है। कहते नहीं हर लाइन में एक की लाइन होती है, तो यही यहाँ पे की लाइन है। यहाँ पे बच्चों बंद है, बंद है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब मैं फिर से बता रहा हूँ बच्चों, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये होता है हर वो पार्ट जिसको हम टच कर सकते हैं, ठीक है ना, उसका क्या निकलता है बच्चों, क्षेत्रफल, है ना। आयतन क्या होता है, जिसको हम टच नहीं कर सकते उसका क्या निकलता है, आयतन। जिसको हम टच कर सकते हैं उसका क्या निकलता है, क्षेत्रफल। जिसको हम टच नहीं कर सकते उसका आयतन। अच्छा बच्चों, जब ये पार्ट बंद है, ध्यान समझना, जब ये बेलनाकार टंकी बंद है, ठोस है, इस मतलब ऊपर वाला पार्ट को भी हम टच कर सकते हैं और नीचे वाले पार्ट को भी हम टच कर सकते हैं। तो वक्र पृष्ठ के साथ ऊपर वाला भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे, नीचे वाला भी निकालेंगे, है ना। तो वक्र पृष्ठ के साथ अगर ऊपर नीचे निकालते हैं तो उसको बोलते हैं बच्चों कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे आप लिखना बच्चों, यहाँ पे बेलन है तो लिखना बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, मैंने यहाँ पे लिख लिया बच्चों, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर, आर प्लस एच। अब बच्चों आप सबको आप
मतलब सारे वैल्यूज आपको पता है, अब आपको पुट करना है, ठीक है। तो चलो मैं पुट करता हूँ। बोलो बच्चों। टू, पाई का मान क्या होता है? 22/7। आर का मान सवाल में हमने कितना निकाला बच्चों? 0.7। फिर बच्चों आर के स्थान रखेंगे 0.7 प्लस एच के स्थान रखेंगे 1। एच का मान कितना है? 1। अब सिंपली आपको इसको सॉल्व कर लेना है बच्चों, ठीक है। चलो, यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 7 से इस 7 को काटेंगे तो आएगा 0.1। 22 दूना 44, 44 का एक मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आएगा, लेकिन एक अंक बाद दशमलव होगा। 4.4 गुणे 1.7। अब बच्चों 4.4 का यदि 1.7 में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा बच्चों 7.48 मीटर में, है ना, वर्ग मीटर। कोई दिक्कत नहीं। यही आपसे पूछ रहा था बच्चों, देख लेना। अतः 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 टंकी को बनाने में प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल बराबर 7.48 वर्ग मीटर। यही बच्चों इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर बच्चों आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो यार। चलो, तो सवाल नंबर 2 था ना। अब चलते हैं बच्चों सवाल नंबर 3 पे, देखते हैं सवाल नंबर 3 क्या है आपके सामने। देखो ये है, कह रहा है बच्चों धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है। इसके अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास, अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास पता है आपको। साथ ही साथ बच्चों आपको यहाँ पे बाहरी व्यास दिया गया है। अब ये आकृति आपके सामने, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं क्या? चलो इसको बच्चों थोड़ा सा अच्छे से देखो, इसको थोड़ा सा देखो, क्योंकि अगर ना चित्र से ही सब कुछ क्लियर होगा। चलो, आपसे कह रहा है बच्चों आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आंतरिक त्रिज्या से निकल जाएगा, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बाहरी त्रिज्या से निकल जाएगा, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग अगर चाहो तो एक बार उससे ट्राई करो, अदरवाइज मैं बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया गया है हम उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों जो दिया है आप नोट कर लिया गया है। धातु के पाइप की लंबाई की या ऊंचाई दिया गया है 77 सेंटीमीटर। पाइप के अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास हमको दिया गया है 4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी बच्चों 4/2 या फिर 2 सेंटीमीटर। पाइप के अनुप्रस्थ काट की बाहरी व्यास हमको दिया गया था D2, 4.4 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो जाएगी R2। तो 4.4/2, 2.2। अब आपसे पहला सवाल आपसे कह रहा है कि आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, है ना। तो आपको लिखना पड़ेगा बच्चों कि पाइप का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पाइप का पाइप पाइप का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बच्चों 2πr1h। तो आप देखो बच्चों, पाई का भी मान पता है, R1 का भी मान पता है, एच का भी मान पता है, तो अब आप सारे वैल्यूज को पुट कर सकते हो बहुत ही आसानी के साथ, ठीक है। तो चलो यहाँ पे बच्चों मैं पुट करता हूँ। तो पाई का मान होता है बच्चों 22/7। R1 का मान निकाला है 2। एच का मान क्या है? 77, ठीक है। अब इसको हल करो बच्चों, 7 11 77, यहाँ पे बच्चों 22 दूना 44, है ना, 11 दूना 22। 44 का बच्चों आप लोग 22 में जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 968 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया बच्चों आपका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे ही बच्चों सिंपली आपको निकालना है पाइप का पाइप के अनुप्रस्थ काट का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो ठीक यही इसी प्रकार यहाँ पे हम लिखता हूँ बच्चों कि पाइप के का तो लिखा बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr2 × h। अब आपको फिर से सारे वैल्यूज पुट कर देने हैं बच्चों। 2 पाई का मान क्या है बच्चों? 22/7। R2 का मान यहाँ पे देखो मैंने निकाला है, R2 का मान कितना है बच्चों? 2.2 इंटू एच का मान तो है 77, ठीक है। अब आप आपको बच्चों इसको थोड़ा सा हल कर लेना है। जैसे ही बच्चों आप, चलो इसको हल कर देता हूँ। 7 से काट दोगे तो 11 7 77, 22 दूना 44 गुणे 11 दूना 22, 11 दूना 22 दो 24, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे। जैसे बच्चों आप लोग इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1064.8 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया बच्चों बाहर वाला। लेकिन इसमें एक सवाल और आपसे कह रहा है बच्चों कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों आपको पता है कि देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब जिस पार्ट को हम टच कर सकते हैं। तो देखो, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया,
लेकिन बच्चों यहाँ पे एक चीज बच रहा है, अगर उसको भी मैं निकाल के जोड़ देता हूँ तो हो जाएगा। देखो जो वलय बन रहा है ना, वलय का मतलब होता है जो ऊपर वाला पार्ट, जो जैसे मैं समझाता हूँ थोड़ा सा वृत्त के माध्यम से। जैसे बच्चों ये वृत्त है, थोड़ा सा मोटा है ना, इसकी जो मोटाई है ना यही वलय है। बात समझ रहे हो? इसका क्षेत्रफल तो मैंने काउंट नहीं किया, या तो अंदर काउंट किया या तो बाहर काउंट किया। मैंने बीच वाला तो काउंट नहीं किया है ना, तो वही बीच वाले को बोलेंगे बच्चों वलय। अब इस वलय का क्षेत्रफल निकाल के आंतरिक व पृष्ठीय क्षेत्रफल में और बाहरी व पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या कर देंगे बच्चों, जोड़ देंगे। तो लिखना बच्चों, पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों वलयाकार सिरों का क्षेत्रफल। तो इसको मैं नीचे लिखने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो चलो लिख देता हूँ इसको। तो बच्चों पाइप का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वह आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस बाह्य पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस दोनों वलयाकार सिरों का क्षेत्रफल। मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ एक बार फिर से, मुझे ऐसा लग रहा है। जो बच्चों मान लो ये वृत्त है, ठीक है ना, जिसकी त्रिज्या है बच्चों R1। ये बच्चों एक दूसरा वृत्त है, इसकी त्रिज्या मान लेता हूँ बच्चों ये क्या है, R2। थोड़ा सा वृत्त बराबर। चलो अब बच्चों मैं पूछता हूँ कि R1 त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो R1 त्रिज्या वाला वृत्त यही होगा, ये वाला पार्ट है ना। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर, तो यहाँ पे कर देंगे पाई R1 स्क्वायर, है ना। अब मैं आपसे पूछता हूँ बच्चों कि R2 त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर, तो त्रिज्या के स्थान क्या कर देंगे, R2 का स्क्वायर, है ना। बात समझ में आई? एक मिनट, चलो। लेकिन बच्चों मैं यहाँ पे आपसे थोड़ा सा आपके लिए प्रश्न थोड़ा सा चेंज करता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ कि वो पार्ट, ये वाला पार्ट का एरिया, जो मतलब जो, अच्छा ये वाला जो R1 है ना, ये R1 में भी कॉमन है, R2 में भी कॉमन है। तो शेष भाग का क्षेत्रफल देखो इस वाले का, जैसे कोई वृत्त ये है, एक वृत्त ये है, इस वाले पार्ट का एरिया कैसे आप लोग निकालते हैं, ये वाला पार्ट, है ना। समझना कुछ अंदर हो गया है आपको, यहाँ पे समझना है यार। तो देखो मैं मतलब बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा देता हूँ, तो हमको यही पार्ट बचेगा, है ना। ये बताओ बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R2 स्क्वायर, और छोटे वाले का क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर। इसमें अगर मैं घटा दूंगा तो जो वलय बन रहा है ना, वलय, यही बच्चों वलय का मतलब होता है जो पार्ट बीच में खाली है, उसका क्षेत्रफल वही तो आएगा। बात समझ रहे हो? चलो अब जो कि मतलब थोड़ा बहुत कम समझ में आया है, अब यहाँ पे मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ, इधर समझो। आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने निकाल रखा है बच्चों, कितना निकाला था, 968। आंतरिक के स्थान पर रख देंगे 968 प्लस बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बच्चों हमने निकाल रखा था 1064.8 प्लस। अब ये बताओ बच्चों, यहाँ पे तो बेलन है ना, जैसे वहां पे वृत्त था, यहाँ पे तो बेलन है ना। तो आपको पता है बच्चों कि बेलन का क्षेत्रफल वलय जो मतलब बेलनाकार वलय होगा उसका जो क्षेत्रफल होगा टू, टू पाई बच्चों, यहाँ पे R2 और R1 है, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। बात समझ में आई? देखो वृत्त था तो पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, यहाँ पे बेलन है तो टू पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। चलो तो बच्चों इन दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 2032.8 प्लस 2 गुणे पाई का मान 22/7। R2 का मान बच्चों आपको पता है 2.2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। चलो -2 का स्क्वायर, इसको भी बड़ा ही कर लो। यहाँ बच्चों 2032.8 प्लस, यहाँ पे आपको इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है बच्चों। जैसे ही आप सॉल्व करोगे मैं थोड़ा समझा देता हूँ, 22 गुना हो जाएगा 44/7 गुणे, अब यहाँ पे बच्चों आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो 0.84 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग इसको कर लेना, तो जैसे ही कर लोगे तो आ जाएगा 0.84। इसको काट दोगे तो 7 12 से 84, 12 का इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। तो ठीक है, 2032.8 प्लस 12 का 44 में मल्टीप्लाई कर देना बच्चों, तो आ जाएगा 5.28, ठीक है। कोई दिक्कत, काट देना यार। अब यहाँ पे बच्चों इन दोनों को जैसे ही आप ऐड करोगे तो 20 38.08 वर्ग सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर भी होगा बच्चों, ठीक है ना। चलो ये था बच्चों सवाल नंबर आपका 3। अब हम चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट पे, देखते हैं क्या है। जो बात आपको दिया गया है एक बार मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद लिख देता हूँ। एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं, ठीक है।
खेल के मैदान का वर्ग मीटर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलो तो जो जो दिया गया है पहले उसको लिख लेते हैं। तो बच्चों जो जो दिया गया है मैंने लिख लिया है। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया गया है रोलर का व्यास दिया गया है 84 सेंटीमीटर। हमको पता है कि 1 मीटर बराबर होता है बच्चों 100 सेंटीमीटर। इसलिए 84 सेंटीमीटर को सवाल में आपसे कह रहा है कि मैदान का क्षेत्रफल वर्ग मीटर बताओ, तो इसको मैंने मीटर बदल लिया। कितना गया? 0.84 मीटर। रोलर की त्रिज्या कितना आ जाएगा बच्चों? पॉइंट, देखो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 2 4 जाए 2 2 जा 4। ठीक है ना? तो ये आपको त्रिज्या आपके सामने आ गई 0.42 मीटर। इसी प्रकार बच्चों रोलर की लंबाई दिया गया था 120 सेंटीमीटर, इसको बदल लेंगे मीटर में तो 1.2 मीटर। देखो हमको त्रिज्या पता है बच्चों, आर का मान पता है, एच का मान पता है। आर का मान पता है और एच का मान पता है। ठीक है। अब हमसे कह रहा है बच्चों कि हमको बताना है कि कितना, मतलब कि मैदान का टोटल एरिया कितना है। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ कि रोलर एक चक्कर में कितना एरिया तय करता है, कितना डिस्टेंस तय करता है। ठीक है ना? तो सबसे पहले बच्चों हम इसको निकालने का तो चलो लिखो बच्चों, रोलर का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। रोलर, तो रोलर का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होगा बच्चों 2 पाई आर एच। अब हमको सब मान पता है। 2 पाई का मान होता है बच्चों 22/7। आर का मान निकाला है 0.42। एच का भी मान निकाला है बच्चों 1.2। है ना? अब आप इसको बच्चों आसानी से हल कर सकते हो। काटो, कार्य का क्रम 7, 6 × 7 = 42। वह बच्चों गुणा कर देना, 12 × 2 = 24 या फिर 22 22 × 44 गुणे 12×6 = 72.7। ठीक है ना बच्चों? 44 में जैसे ही आप 0.72 का मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे इसको आपको देख लेना है थोड़ा सा। तो यहाँ पे करने पे आएगा 3.168। ठीक है, 3.168 वर्ग मीटर। ठीक है। चलो, ये तो बच्चों रोलर भी आंसर नहीं होगा। रोलर जो है ना वो एक चक्कर में कितना एरिया कवर करेगा? 3.168 वर्ग मीटर एक चक्कर में। मतलब एक चक्कर, जैसे एक चक्कर रोल करेगा 3.168 एरिया, 168 वर्ग मीटर एरिया तय करेगा। बच्चों हमको एक बात पता है कि रोलर 500 चक्कर समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाना पड़ रहा है। और लिखना बच्चों कि रोलर द्वारा एक चक्कर लगाकर समतल किए गए मैदान का क्षेत्रफल कितना है? 3.167। इसलिए बच्चों रोलर द्वारा 500 चक्कर लगाकर समतल किए गए मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा? 500 का 3.168 में गुणा कर देंगे। चलो यही बात को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैंने लिख लिया बच्चों कि एक चक्कर लगाकर समतल किया गया मैदान का क्षेत्रफल 3.168 वर्ग मीटर मैंने निकाला। इसलिए बच्चों 500 चक्कर लगाकर समतल किए गए मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? 500 गुणे 3.618। ठीक है। जैसे बच्चों आपको इसका मल्टीप्लाई कर लोगे, मल्टीप्लाई करने पे आएगा 1584। ठीक है। इसका मतलब बच्चों समतल किए गए मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है ना? देख लेना बच्चों। अतः खेल के मैदान का क्षेत्रफल, खेल के मैदान का क्षेत्रफल, ठीक है, यही सवाल का आंसर होगा। चलो, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। कह रहा है बच्चों, किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3.5 मीटर है। 12.5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट करने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखो ये सेंटीमीटर में दिया गया है, ये मीटर में दिया गया है, और हमको जो खर्च निकालना है वो किस में निकालना है? मीटर में। तो पहला काम करेंगे बच्चों कि हम निकालेंगे, देखो जो आपसे पूछ रहा हो उसका पहले निकालेंगे वक्र पृष्ठ। पहला काम करेंगे हम कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है ना? जो आएगा उसमें 12.5 का गुणा कर देंगे, सिंपली आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको पॉज करके खुद से हल करने का प्रयास करो, ना आएगा तो फिर दोबारा देख सकते हो। ठीक है, चलो जो दिया गया है सबसे पहले हम उसको लिखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमको दिया गया है व्यास। ठीक है, तो बच्चों बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में अगर मैं 100 से भाग कर दूंगा तो मीटर में बदल जाएगा। 50 सेंटीमीटर का मतलब 0.5 मीटर। लेकिन बच्चों ये क्या है? यह व्यास है। लेकिन हमको सवाल में क्या यूज करनी होती है? त्रिज्या। इसलिए त्रिज्या क्या होगी बच्चों? 0.5/2। इसको थोड़ा सा अगर और सॉल्व कर लेते हैं तो ठीक है। चलो, चाहे आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लोगे तो दशमलव तो है ही पहले से, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो 0.25 मीटर आ गया त्रिज्या। आपके पास त्रिज्या भी है। ठीक है ना? चलो, उसके बाद क्या बचा बच्चों? आपको ऊंचाई दिया गया है, एच का मान दिया गया है 3.5। ठीक है, तो आपसे कह रहा है बच्चों कि सबसे पहले हम निकालेंगे वक्र पृष्ठ। ठीक है ना? तो लिखना बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ बराबर बेलनाकार, क्या लिखा बच्चों? 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई का मान होता है बच्चों 22/7। आर का मान निकाला है 0.25, और एच का मान कितना दिया गया है? 3.5। ठीक है,
अब आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो 7 का 9 7, 7 बचे 35 0.5। देखो 25 दूना 50, 25 दूना 50, और यहाँ बच्चों 2 अंक बाद दशमलव होगा, गुणे 22 गुणे 0.5। ठीक है, दशमलव के बाद चाहे 0.5 लिखो, ये दोनों का मतलब सेम ही है ना, तो आप लोग इसको लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है ना बच्चों, आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा अगर जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे ना, मल्टीप्लाई करने पे आएगा बच्चों 5.5, 5.5 वर्ग मीटर। ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलो, लेकिन बच्चों यहाँ से हमसे नहीं नहीं हमसे व्यय पूछ रहा है, तो ये आंसर तो नहीं होगा। एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा हमसे कह रहा है बच्चों कि वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो हमको साथ ही साथ 1 वर्ग मीटर का व्यय दिया गया है, 12.50 रुक लिया। लिखना बच्चों, 1 वर्ग मीटर पर पेंट का व्यय बराबर, ऐसे लिखना, 1 वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर पर पेंट का व्यय बराबर 12.5 रुपया। इसलिए बच्चों 5.5 वर्ग मीटर पर पेंट का व्यय बराबर क्या होगा बच्चों, 12.50 गुणे 5.5। ठीक है, आप बच्चों यहाँ पे जैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि कुल कितना रुपया खर्चा होगा। तो जैसे ही आप बच्चों इसका मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा 68.75 रुपया। ठीक है, इसका मतलब बच्चों क्या है कि इस अतः स्तंभ पर पेंट कराने का व्यय क्या होगा बच्चों, 68.75 लिख लेना। अतः स्तंभ पर पेंट कराने का व्यय बराबर 68.75 रुपया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, इस वीडियो में बच्चों हम इतना ही रखते हैं, शेष सवाल मैं नेक्स्ट वीडियो में करा देता हूँ। ठीक है, चलो बच्चों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर छोटा सा आग्रह, अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलो, थैंक यू बच्चों।